स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पढ़ाई घर से। हमने अलजेब्रा शुरू किया था। अलजेब्रा पे हमारा 2A, 2B एंड 2C हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास चलेगी अलजेब्रा का ही सीरीज़ होगा जो कि है 2D, और 2D में अपन पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यह हमारा अलजेब्रा का सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया था, अलजेब्रा का ही सीरीज़ चल रहा है। अलजेब्रा की सीरीज़ में 2A, 2B, 2C हमने कंप्लीट किया है। आज की जो क्लास है हमारी 2D है जिसका नाम क्या है, क्रमचय एवं संचय। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। तो हमारी पहली 2 लेक्चर जो रहेगी अपन सिर्फ और सिर्फ क्रमचय के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, कि परमुटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल की चीज़ें उसमें क्या होती है, कैसे किसी चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है तो क्रमचय निकाला जाता है, या पुनरावृत्ति ना हो किसी चीज़ की तो उसमें क्रमचय कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो आज अपन स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ अपन परमुटेशन पे बात करेंगे। परमुटेशन किस पे बात करने वाले हैं अपन, क्रमचय। ठीक है, आज अपन बात करेंगे क्रमचय पे। तो क्रमचय पे समझिए, क्रमचय को होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई ग्रुप है। ठीक है, कोई ग्रुप है, ग्रुप बोले तो समूह। ठीक है, कोई समूह है, इस समूह से कुछ चीज़ों को या यूं कहें सभी चीज़ों को, ठीक है ना, पिक करना। कोई ग्रुप है, कोई समूह है, इस समूह से यदि मैं कुछ चीज़ों को या सभी चीज़ों को एक अरेंजमेंट में रखूं, ठीक है, किस में रखूं, एक विन्यास कर दूं। इनका हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, विन्यास, और इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको अरेंजमेंट। ठीक है, एक अरेंजमेंट कर दूं तो ये जो अरेंजमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा। ठीक है, क्रमचय के डेफिनेशन को समझिए बेहतर तरीके से कि क्रमचय होता क्या है। परमुटेशन ये बोलता है कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप से कुछ चीज़ों को या सभी चीज़ों को जब मैं अरेंजमेंट करना शुरू कर दूं, या उस समूह के उन सभी चीज़ों या कुछ चीज़ों का विन्यास करना शुरू कर दूं, तो वही विन्यास क्या कहलाता है, मेरा क्रमचय कहलाता है। क्लियर है बातें? कोई भी समूह होगा, उस समूह से सभी चीज़ों को निकाल लिए या कुछ चीज़ों को निकाल के अपन क्या किए, उसको अरेंजमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, परमुटेशन, दैट इज क्रमचय। ठीक है ना, परमुटेशन को क्या बोलते हैं अपन, क्रमचय। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, क्रमचय कहलाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए अभी अपन मैथ्स ग्रुप के बंदे हैं। मैथ्स ग्रुप में मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई तुमको दिया एक मैथ्स का बुक, और दिया फिजिक्स का बुक, और फिर दे दिया मान लो केमिस्ट्री का बुक। ठीक है, ये मान लो मैथ्स का बुक है। ठीक है, मैथ्स का बुक है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मैथ्स। ये मान लीजिए आपका फिजिक्स का बुक है, लिख दिया मैंने पी, और ये आपका केमिस्ट्री का बुक है, ये ऐसा। ठीक है, अब मैंने बोला इन तीनों बुकों को, है ना, इन तीनों बुक्स को, इन तीनों पुस्तकों को, देखिए 3 बुक हैं तो समूह किसको बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक, वही क्या कहलाता है, समूह। तो ये एक समूह मिल गया। अब मैं बोलूँगा इनमें से इन सभी पुस्तकों का विन्यास करिए। विन्यास करिए मतलब इनको अरेंजमेंट करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि जैसे अपन किसी चीज़ को पूछेंगे कि मीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो तरीकों पे आता है। किस पे आएगा, तरीकों पे, वेज पे, कितने तरीके से। तो अगर मैंने बोला कि मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इन तीनों पुस्तकों को आपको अरेंज करके रखना है। तो आप देखिए टेबल में अरेंज कैसे करेंगे, या तो एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर एक बुक, ऐसे रखेंगे। अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपने मैथ्स रखा, फिर केमिस्ट्री रखा, फिर जो भी आपने रखा होगा, एक आपका अरेंजमेंट का तरीका ये हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, पहले आपने मैथ्स रखा, फिर फिजिक्स रखा, फिर केमिस्ट्री रखा, ये भी तो आपका एक अरेंजमेंट का तरीका होगा। क्लियर है बात में? ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए कि मैं पहले मैथ्स को रखता हूँ, ठीक है, फिर मैं फिजिक्स को रख दिया, फिर मैं केमिस्ट्री को रख दिया, ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, एक मैं कैसे रख सकता हूँ, पहले मैं केमिस्ट्री को रख दिया, फिर फिजिक्स को रखा, फिर मैथ्स को रख सकता हूँ, ऐसे रख सकते हैं ना अपन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने पहले फिजिक्स को रख दिया,
फिर मैथ्स को रखा, फिर केमिस्ट्री को रखा। ठीक है, अब मान लीजिए पहले मैंने केमिस्ट्री को रख दिया, फिर मैथ्स को रख दिया, फिर फिजिक्स को रख दिया, ऐसा भी रख सकता हूँ। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैथ्स को रख दिया, फिर केमिस्ट्री को रख दिया, फिर फिजिक्स को रख दिया। ठीक है, तो और इसको कैसे रख सकता हूँ, एक बार मैं फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, फिर मैथ्स को ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, तो इन पुस्तक को रखने के मैक्सिमम कितने तरीके, मतलब इन पुस्तकों को कितने तरीक़ों से रखा जा सकता है, तो इन पुस्तकों को अपन 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6 वेज। आंसर में क्या लिखेंगे, 6 तरीक़ों से, 6 तरीके से इन पुस्तकों को अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो किसी भी समूह में से कुछ या सभी चीज़ों को अरेंजमेंट करना, विन्यास करना ही क्या कहलाता है, आपका क्रमचय कहलाता है। क्लियर है। लॉजिक समझिए कैसे, लॉजिक से चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डीप करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला 3 पुस्तक बोला था, मैंने बोला मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखिए, एक जगह तो ये है, दूसरी जगह ये है और तीसरी जगह ये है। ठीक है, समझिए, मान लीजिए एक जगह ये है, दूसरी जगह ये है और तीसरी जगह ये है। अब यहाँ पे देखिए कितने बुक है मेरे पास, 3 बुक। तो इस जगह पे मैं तीनों में से कोई सा भी बुक रख सकता हूँ, मतलब तीनों बुक को यहाँ रखा जा सकता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे क्या हो, केमिस्ट्री हो। इस जगह पे मतलब पहले नंबर पे मैं इन तीनों में से कोई भी बुक को रख सकता हूँ। क्लियर है बातें। ठीक है, अब देखिए, अब इमेजिन करिए, हो सकता है इस जगह पे आपने मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी भी एक पुस्तक को रख दिया होगा। तो 3 में से एक पुस्तक तो आपने फिक्स कर दिया, तो बचा कितना पुस्तक आपका, 2। तो इस जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 पुस्तक को ही रख पाओगे। क्लियर है, इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ कितने पुस्तक रख पाओगे, 2 पुस्तक रख पाओगे। तो अब 2 में से एक पुस्तक, अगर इमेजिन करिए इस 2 में से एक अगर आपने यहाँ रख दिया, तो आपके पास कितना बुक बचा, सिर्फ और सिर्फ एक, जो कि सिर्फ यहाँ आ सकता है। तो अब हम बता सकते हैं कि इन पुस्तकों को कितने तरीके से रखा जा सकता है। तो 3 दूना 6 एकम 6, और यही हमने निकाला था। तो कितने तरीके से रखा जा सकता है, 6 तरीके से, 6 तरीके से। नहीं यही बात समझ में, ठीक है, आ जाएगी। समझिए, मान लीजिए इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला कि भाई 4 सिनेमा हॉल है, 4 सिनेमा हॉल है और 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स। ठीक है, 4 सिनेमा हॉल है और 3 लड़कियां हैं, और तीनों अलग अलग सिनेमा हॉल में अलग अलग फिल्म देखना चाहते हैं। तो कितने तरीके से देखा जा सकता है, मतलब ये लड़की तीनों अलग अलग तरीके से कितने तरीके से देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, सिनेमा हॉल कितने हैं और गर्ल्स कितना है ये समझिए। तो कितने गर्ल्स हैं, 3। ठीक है, कितने गर्ल्स होंगे, 3 गर्ल्स हैं। 1 2 3। ठीक है, कितने गर्ल्स हैं हमारे पास, 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, और सिनेमा हॉल कितना है, 4 है। तो सिनेमा हॉल कितने हैं, 4। ठीक है, 4 सिनेमा हॉल हैं, 3 गर्ल्स हैं। तो बताइए, इस पहले वाले सिनेमा हॉल में, है ना, इस पहले वाले सिनेमा हॉल में, ठीक है, कितनी लड़कियां जा सकती है, इस पहले वाले सिनेमा हॉल में कितनी लड़कियां जा सकती है। तो इसको कैसे समझे अपन, ऐसा। ठीक, ऐसा समझते हैं। ठीक है, समझिए, देखिए, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, ये लड़की चारों में से किसी भी एक सिनेमा हॉल में जा सकती है ना। ये लड़की जो है चारों में से किसी भी एक सिनेमा हॉल में जा सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए इन चारों में से कोई एक सिनेमा हॉल फिक्स हो गया, है ना। इमेजिन करिए, इन चारों में से सब अलग अलग मूवी देखना चाहते हैं। तो ये जो लड़की है चारों सिनेमा हॉल में से किसी न किसी एक सिनेमा हॉल में जाएगी। तो इमेजिन करते हैं एक वहाँ रुक गई, तो बचे कितने गर्ल्स, दूसरा गर्ल्स। लेकिन टाकीज कितना बचा है अपने पास, 3 टाकीज। 4 सिनेमा हॉल है, 4 सिनेमा हॉल में ये जो लड़की है चारों में से किसी भी सिनेमा हॉल में जा सकती है। क्लियर है बात। अब एक सिनेमा हॉल तो भर गया ना, उस लड़की में से क्या हो गया, भर गया। तो बचे कितने सिनेमा हॉल, 3 सिनेमा हॉल। तो ये जो दूसरी लड़की है, अब इसके पास तो 3 ही सिनेमा हॉल का ऑप्शन है, क्योंकि एक में पहले से कोई चले गया और तीनों अलग अलग मूवी देखना चाहते हैं। क्लियर है। अब इनमें से ये तीनों में से किसी भी एक में जा सकती है। तो अब कितने सिनेमा हॉल बचे, 2। तो अब ये जो लास्ट वाली लड़की है इन दोनों में से किसी भी एक में जा सकती है। तो 4 × 3 × 2 बराबर 4 या 12 दूनी कितना, 24 तरीके से ये जा सकते हैं। 24 तरीके से ये जा सकते हैं।
क्लियर है, 24 तरीके से जा सकते हैं। अभी तक बातें समझ में नहीं आई होंगी तो आप एक बार मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली बातों को समझो। मैं किसी भी बुक को पहले मैंने मैथ्स को रख दिया, इसके बाद मैं फिजिक्स को रखूँगा, इसके बाद मैं केमिस्ट्री को रखूँगा। बताइए रखने का तरीका होगा नहीं होगा? होगा ना। फिर से मैं इसको मैथ्स को रख दूंगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री को रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं फिजिक्स को रखूँगा। ये भी तो मेरा रखने का तरीका है। अगला मैं कैसे कर सकता हूँ, केमिस्ट्री को रख सकता हूँ, फिर मैं फिजिक्स को रख सकता हूँ, देन मैथ्स को रख सकता हूँ। ये भी मेरा रखने का तरीका होगा। अरेंजमेंट करना है अपने को। वैसी चारों सिनेमा हॉल में किसी भी एक सिनेमा हॉल में एक लड़की जा सकती है, मतलब ये चारों में जा सकती है। एक फिक्स हो गया, बचे कितने? 3। तो दूसरी वाली लड़की तीनों में से किसी में भी जा सकती है। अब मान लो एक में चले गई तो बचे कितने? 2। तो लास्ट वाली जो गर्ल्स है वो कहीं भी 2 सिनेमा हॉल में, किसी भी सिनेमा हॉल में जा सकती है। क्लियर है बातें? आपस में मल्टीप्लाई कर दिए कितने तरीके से? 24 तरीके से। कॉन्सेप्ट को और थोड़ा समझते चलिए, और कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यूँ समझिए कि एक थैला है, इस थैले में 10 काली गेंदें हैं। ठीक है, 10 काली गेंदें हैं, और एक दूसरी थैला है जिसमें 8 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस थैले से थैला नंबर 1 और थैला नंबर 2, ठीक है, थैला नंबर 1 से अगर मैं बोलूँ कि थैला 1 में जो 10 काली गेंदें हैं उनको कितने तरीके से आप निकाल सकते हो? कितने तरीके से निकाल सकते हो बताओ? कितने तरीके से इनको निकाला जा सकता है? तो ऑब्वियसली इसको 10 तरीके से निकाला जा सकता है। 10 तरीके से, 10 तरीके से निकाल सकते हो ना। एक थैला है, उसमें सारी की सारी काली वाली गेंदें हैं। ये निकालने का एक तरीका, फिर दूसरे को मैं ये तरीका, तीसरे का फिर ये तरीका, कुछ भी तरीका हो सकता है ना। तो एक तरीका, 2 तरीका, कितने तरीके से मैं निकाल सकता हूँ इसको? 10 तरीके से। अब एक में 8 सफ़ेद गेंदें हैं, तो इसको निकालने का कितना तरीका है? तो इसके भी कितने तरीके हैं? 8 तरीके। ठीक है, अब ये बोला जाएगा कि 10 काली गेंदों एवं 8 सफ़ेद गेंदों को साथ साथ कितने तरीके से निकाला जा सकता है? साथ साथ कितने तरीके से निकाला जा सकता है? तो साथ साथ कितने तरीके से? कितने तरीके से? तो कितने तरीके से? 10 गुना 8 बराबर, इसको कुल 80 तरीके से निकाला जा सकता है। कितने तरीके से? 80 तरीके से। एक ये लिया तो दूसरा ये लिया। ठीक है, 2 इसमें का लिया, 1 इसमें का लिया, 3 इसमें का लिया, 1 इसमें का लिया, 4 इसमें का, 1 इसमें का। समझ रहे हैं बात ना? मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बॉल इसमें से निकाली काली वाली, तो एक बॉल सफ़ेद वाली। मैंने 2 बॉल काली निकाली तो इधर से सिर्फ एक ही बॉल सफ़ेद निकाली। अगर मैंने 3 यहाँ से निकाली तो वहाँ से सिर्फ मैं एक ही निकाल रहा हूँ। तो ऐसे मेरे पास कुल 80 तरीके हैं निकालने के। यहाँ से दोनों से जब मैं बॉल निकालना शुरू करूँगा तो मेरे पास कुल 80 तरीके हैं ये चीज़ करने का। आई बात समझ में आ रही है ना? एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, समझिए धीरे से। इतने में आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्रमचय संचय बहुत बढ़िया टॉपिक है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर बल्ले बल्ले है। ठीक है, एक और समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए रायपुर स्टेशन है और यहाँ पे मान लेते हैं नागपुर है। ठीक है, क्या है? रायपुर एंड नागपुर। ठीक है, रायपुर एंड नागपुर। मान लीजिए कि रायपुर से नागपुर के लिए, ठीक है, रायपुर से नागपुर के लिए मान लीजिए टोटल 20 ट्रेन चलती है। ठीक है, कितने ट्रेन चलती है? रायपुर से नागपुर के लिए 20 ट्रेन चलती है। ठीक है, एक व्यक्ति नागपुर जाता है तो कितने तरीके से वह वापस रायपुर आ सकता है? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मैंने बोला 20 ट्रेनें चलती है कहाँ से? रायपुर से नागपुर में। ठीक है, रायपुर से नागपुर के बीच 20 ट्रेनें चलती है। यदि कोई व्यक्ति रायपुर से नागपुर किसी एक ट्रेन से जाकर किसी अन्य ट्रेन से आए तो उसके आने के कितने तरीके हो सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? रायपुर से नागपुर के बीच 20 ट्रेनें चलती है। कोई व्यक्ति एक ट्रेन से जाकर किसी अन्य ट्रेन से अगर वापस आना चाहे तो कितने तरीके से वह वापस आ सकता है? ठीक है, तो देखिए, जाएगा तो एक ट्रेन से, लेकिन वापसी आने के लिए कितने ट्रेन बच गए इसके पास? 19 ट्रेन। कितने ट्रेन बच गए इसके पास? 19 ट्रेन।
अब कितने तरीके से वापस आ सकता है, तो इस ट्रेन से गया इस ट्रेन से आएगा, हो सकता है इस ट्रेन से गया फिर इस ट्रेन से आएगा, फिर हो सकता है इस ट्रेन से गया तो इस ट्रेन से आएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब 20 के 20 ट्रेन से हो जा सकता है, लेकिन जिसमें जाएगा उसी में वापस आएगा क्या, नहीं। अब उसको वापस आने के लिए कितने ट्रेन लेना पड़ेगा, 8 ट्रेन, सॉरी 19 ट्रेन। क्लियर है, तो साथ साथ जब इसको वापस आना होगा, इट मीन्स 20 गुणा 19 बराबर 19 दूना 38, इतने तरीके से, कितने तरीके से, 380 तरीके से वह वापस आ सकती है। समझिए लॉजिक समझिए थोड़ा सा, कि जिस ट्रेन से वो गया वही ट्रेन तो उसको वापस नहीं छोड़ देगी, तो जिस ट्रेन से गया तो उधर वापस आने के लिए इसके पास कितने ट्रेन हैं, 19 ट्रेन हैं, तो इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी इससे किसी से भी आ सकती है। दूसरा, जब ये इधर से गया तो इस ट्रेन से ना जाकर इस ट्रेन से इस ट्रेन से इस ट्रेन से भी जा सकती है, तो इसके वापस आने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो जाने का तो एक उधर से 19, जाने का 20 ट्रेन है, आने का 19 ट्रेन है, एक साथ कितने तरीके से वापस आ सकती है, तो 380 तरीके से, 380 वेज 380 तरीके से वापस आ सकती है। क्लियर है बातें, ये था क्रमचय का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। आपका 2D 1 पॉइंट इसी में ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, 2D.1 इसी में ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब क्रमचय से ही आगे थोड़ा बढ़ाते हैं क्लास को। ये था क्रमचय का क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्रमचय का कॉन्सेप्ट। अब क्रमचय में आगे अपने को क्या पढ़ना है ये अपन देख लेते हैं। ओके, समझिए अगला है फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट, ठीक है, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट, इसको अपन या तो इससे दर्शाते हैं या फिर इससे दर्शाते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, या तो फैक्टोरियल को इससे दर्शाएंगे या तो अपन इसको दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल n, तो मैं फैक्टोरियल n ये भी बोल सकता हूँ या फिर मैं फैक्टोरियल n ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अपने को जो यूज़ करना हो इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, मैं जनरली ये यूज़ करता हूँ फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल, या फिर लिखने की ज़रूरत है क्या मेरे को, नहीं है, समझ में आ गया ना। फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3, और आगे मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर है बातें, ठीक है, क्लियर है बातें, ठीक है, क्लियर है बातें। अब इसी फैक्टोरियल n का एक और मतलब होता है, वो क्या होता है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट अप टू कहाँ तक चले जाओ आप, n तक, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है, इन चीज़ों को मैं बारीकी से नहीं घुसा रहा हूँ, सिर्फ आप ये समझिए कि जब आपको फैक्टोरियल n का मतलब पूछा जाए, इट मीन्स n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। 2 के सीरीज पे पूछा जाए तो n इंटू n माइनस 2 होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू एंड सो ऑन। क्लियर है। फैक्टोरियल n का एक और मतलब होता है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट अप टू कहाँ तक चले जाओ आप, n तक चले जाओ। ये था फैक्टोरियल का मतलब। क्लियर है। अब समझिए यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई फैक्टोरियल 1 क्या होगा, तो फैक्टोरियल 1 होता है 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब होता है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1 बराबर कितना, 2। फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब होगा, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 3 दूना 6 एकम 6, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब होता है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब कितना, 12, ठीक है। 4 या 12 दूनी कितना, सॉरी 24, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना होगा, 1, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा 5 चौक 20 या 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। ये कितना हो जाएगा, 120। अगर बोला फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, है ना, 6 पंचे 30, और चौके कितना हो जाएगा, 30 चौक 120, 120 या 360, 360 दूनी 720 और एकम 720। क्लियर है।
अब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और एक कितना हो जाएगा 50 40। ये है आपका फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 50 40। ये आपको आत्मसार हो जाने चाहिए, मुखाग्र होने चाहिए सारे के सारे वैल्यूज़। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको पकड़ना है या किसी भी क्वेश्चन की चीज़ों को आपको समझना है तो ये जो वैल्यू है आपको मुखाग्र होने चाहिए, आत्मसार हो जाने चाहिए, तब जाके आपको आगे के सारे क्वेश्चंस आपको बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक आध इससे अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक दो रिजल्ट इसके याद रखिए। अगर 0 का फैक्टोरियल बोलता है तो 0 का फैक्टोरियल होगा 1, ये आपको याद रखना है। अगर n पूछता है तो इसका मतलब समझ जाना फैक्टोरियल n है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर है, n इसका कहना p मतलब क्या हो गया, परमुटेशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, परमुटेशन, क्रमशः। मान लीजिए आपको बोला कि 2p2, इसका मतलब आप क्या समझोगे, 2 का फैक्टोरियल। 7p7, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, 7 का फैक्टोरियल। क्लियर है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर है, एक बार ध्यान में रखिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का कितना हो जाएगा 50 40। क्लियर है, ठीक। चलिए इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं इस पर बढ़ते हैं आगे अपन, तो आपको अच्छे समझ में आते जाएगा कि एक्चुअल में क्रमचय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक से ले रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भाई 12p3 का वैल्यू निकालिए। 12p3 का वैल्यू निकालिए। तो एक चीज़ और बताना था आपको, npr का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 3 से 4 चीज़ें आपको याद रखनी है फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे। क्लियर है, देखिए समझिए। पहला, अगर मैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 और 0 का फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना है। और एक वैल्यू मैंने बोला npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल का n, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। ये एक वैल्यू, ये है दूसरी वैल्यू, अब बाकी इनकी वैल्यू। और एक चीज़ ये npr इज इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल का n अपॉन n माइनस r। क्लियर है चीज़ें, ठीक। बढ़े आगे, चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए 12p3 का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको अपन क्या करें, हल करें। तो हल दिया क्या है 12p3। अब 12p3 देखिए npr टाइप का दिखता है, मतलब इसको मैं फैक्टोरियल का n और n माइनस r फैक्टोरियल ले सकता हूँ। क्लियर है ना। तो अब देखो p मतलब n है और 3 मतलब क्या है r है, तो फैक्टोरियल का n मतलब क्या, फैक्टोरियल का 12। ठीक है, और n माइनस r का फैक्टोरियल मतलब 12 माइनस 3 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक, इतना ही समझना था अपने को, बाकी वैल्यू तो आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। ठीक है, अब समझिए। देखिए 12 का फैक्टोरियल मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1 तक चले जाएगा। 7 तक हमने याद रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि 12 माइनस 3 क्या हो सकता है 9 का फैक्टोरियल, तो ये भी 9 के फैक्टोरियल तक रोक दो इसको, ताकि ये वाली फैक्टोरियल अपने कटाते बन जाए। तो जब मैं इतना और इतना कटा दूंगा तो मेरे को पता है 12 में 11 कितना होता है, 12 में 11 कितना होता है, 12 में 11 होता है 132, और 132 गुणा 10 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये आंसर। क्लियर है, एकदम ईजी था, शॉर्ट एंड स्वीट। अगला क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन इसी पे और लेते हैं। एक दिया है, मान लीजिए 12pr, इसी का फॉर्म है, 12 दिया है, p दिया है और r दिया है, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू को यहाँ दिया है 13 20। तो r का मान बताइए, तो r का मान क्या होगा। दोनों क्वेश्चन एक साथ समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये वाली समझ में आ गया। अब अपने को पता है इतने के बराबर 13 20 है, और अपने को पता है यहाँ पे कितना है 3 है, मतलब r का वैल्यू क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, क्योंकि 12p3 का वैल्यू 13 20 है। तो 12p कुछ तो होगा यहाँ पे जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए 13 20, मतलब मेरे को दिखता है कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको देखते हैं कैसे होगा।
देखिए ये आपको किस फॉर्म पे दिखा, ये अपने को दिखा एन पी आर के फॉर्म पे दिखा। इस फॉर्म पे क्या होता है, एन का फैक्टोरियल होता है एंड एन माइनस आर का भी फैक्टोरियल होता है। ये चीज़ देखा हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लिखूँगा मैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 13-20 आएगा। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से 12 फैक्टोरियल को मैं जब तोड़ूंगा तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल तक तोड़ लेता हूँ मैं। फिर ये क्या हो जाएगा 12 माइनस आर का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13-20, ठीक है। अब देखो 12, 11 और 10 को गुणा करता था तो 13-20 आया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। 12 में 11 में 132, 132 दाम कितना 13-20, इंटू में क्या बचा मेरे पास 9 का फैक्टोरियल, बटे में कितना 12 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 13-20, नीचे कुछ नहीं है मतलब बटा 1 है, तो ऊपर का 13-20 और इधर ऊपर का 13-20 काट सकता हूँ मैं, काट दिया। अब क्या बचा मेरे पास 9 का फैक्टोरियल बराबर तिरिया गुणा करने से क्या हो जाएगा 12 माइनस आर का फैक्टोरियल, बचेगा इतना। अब यहाँ से ये वाली फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्लियर है। माइनस आर को पकड़ के इधर ले आया तो क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 12 और इधर क्या है 9, 9 को उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस कितना 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पता चल गया अपने को आर के बराबर क्या है 3 है आंसर, ठीक है ना। तो आर के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ें समझ में आई। हमने देखा कि 12P3 का वैल्यू कितना लाए थे हम 13-20, तो 12PR बराबर 13-20 है, तो आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू 3 है, अपने को पता था, लेकिन जब हम इसको सॉल्व किए तो हमने निकाल लिया क्या आर। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को आप और चेंज कर सकते हो। और कैसे चेंज कर सकते हो कि भाई यहाँ पे लगा देना n, यहाँ पे लगा देना p और यहाँ लगा दो 3, ठीक है ना। यहाँ लगा दो n p और यहाँ लगा दो 3 और यहाँ पे लिख दो कितना 13-20। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, क्या बन जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, n का मान निकाल दीजिए यहाँ से क्या होगा। तो अभी हमने सब सीख लिया। यहाँ पे हमने सीखा कि टोटल यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी एक, दूसरा r की वैल्यू क्या आएगी और एक क्या है n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने देख लिया। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देता हूँ, ठीक है, बना लिए तो अच्छी बात, अदरवाइज़ इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि आप ये क्वेश्चन बना ही लोगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपके होमवर्क के लिए। NP4 यदि क्वेश्चन है, यदि NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2, 12 इंटू NP2, ठीक है, 12 इंटू NP2 हो तो NP2 हो तो n का मान क्या होगा बताइए, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको लगता है देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, नहीं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इसको बना लेंगे, है ना। बनाना कैसे पता होगा, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा मेरा फैक्टोरियल का n, एक हिंट दे देता हूँ, n-4 का भी क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल, इसी फॉर्म में टूटेगा ना, इज इक्वल टू 12 इंटू है, ठीक है। अब ये जो NP2 है किस फॉर्म पे टूट जाएगा फैक्टोरियल का n टूटेगा। अब किस में टूटेगा n-2 का किस में फैक्टोरियल, क्लियर है। यहाँ से यहाँ फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तिरिया गुणा कर देने से क्या आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना 12। आगे समझदार हो, आगे कैसे बनाना है आपको आता है ना, ठीक है। तो क्लासेस ये वाली मज़ा आया होगा, है ना, मज़ा आया होगा, ठीक है। बढ़े क्या अगले कॉन्सेप्ट करा दिया जाए, ये क्लास मज़ा आया ना, क्रमचय का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट की बात अपन जब करेंगे तब हम इसमें किसी संख्या को रख के देखेंगे भाई 1 2 3 4 से बनने वाली संख्या, जैसे बता देता हूँ एक क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्लास हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी
संख्या, 3 अंकों की संख्या कितने तरीके से बनाई जा सकती है, ये आपका क्वेश्चन होगा। कितने तरीके से बनाई जा सकती है या लिखी जा सकती है, जो भी आप बोल सको, लिखी जा सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की, है ना, 3 अंकों की संख्या कितने तरीके से लिखी जा सकती है, ये आपका क्वेश्चन है। कितने तरीके से लिखी जा सकती है, तो इसका क्वेश्चन क्या करेंगे, कितने अंकों की बनाना है अपने को, 3 अंकों की, तो 1 2 3। ठीक है, कितने अंक है हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाँचों में से कितने अंक को रख सकता हूँ, पाँचों को रख सकता हूँ, रख सकता हूँ ना। अब इस पाँचों में एक का जगह तो फिक्स हो गया, किसी भी एक का हो गया होगा, 1 2 3 4 पाँचों में से किसी भी एक अंक का जगह फिक्स हो गया। तो अब मेरे पास कितने अंक बचे, 4। तो इन चारों को मैं इस जगह पे रख सकता हूँ, इन चारों में से किसी भी एक को रख सकता हूँ मैं। जो 4 मेरे पास बचेंगे, हो सकता है मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 किसी को भी रखा होगा, 1 को रख दिया होगा, 2 को रखा होगा, 3 को रखा होगा, किसी को भी रख सकता हूँ ना। ठीक, अब बचे मेरे पास कितने अंक, 4 अंक। इस 4 अंक को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, किसी भी अंक को रख सकता हूँ इस जगह पे। अब 4 अंक थे, एक अंक फिर यहाँ पे फिक्स हो गया, तो बचा कितना अंक मेरे पास, 3 अंक। तो अब यहाँ पे मैं उनमें से किसी भी 3 को तो रख सकता हूँ। तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो बेटा क्या कर देना, इंटू 5 चौक 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। तो अपन बता देंगे कि सर 60 तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 इन अंकों का इस्तेमाल जब आप करेंगे, तो उन अंकों का इस्तेमाल करके 3 अंकों वाली जो संख्या होगी उसको आप 60 तरीके से लिख सकोगे। ठीक है, कभी इनको लेके, कभी इनको लेके, कभी इनको लेके, कभी इन दोनों को लेके, कभी इन तीनों को लेके, समझ रहे हो ना। मतलब वो जो तरीका होगा आपका लिखने का, कितने तरीके से आप लिख सकते हो, 60 तरीके से लिख सकते हो। जैसे वो बुक को अरेंज करने का एक तरीका था ना आपका, मैं पहले मैथ रखूँगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, तो नहीं, पहले मैं केमिस्ट्री रखूँगा, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। तो ये आपका रखने का तरीका है। वैसे ही इसको आपके लिखने के तरीकों को पूछा जा रहा है कि जब मैं 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की बनने वाली अगर संख्या के तरीकों के बारे में पूछा जाऊँ, तो आप क्या बोलेंगे, पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, 80 तरीके से उन चीज़ों को लिखा जा सकता है। क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक, ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, क्रमचय के ही। उसके बाद आप एक क्लास अपन इसके और जो बचे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इसके, पोस्ट ऑफिस से लेके पोस्ट बॉक्स में जब लेटर डालने वाली बात हो, या फिर इन संख्याओं की पुनरावृत्ति में हो या पुनरावृत्ति ना हो, तो इस टाइप के जो भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, इस कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में हम क्रमचय की ही बात करेंगे। उसके बाद की जो क्लास होगी हमारी, तब जाके हम संचय पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो हमारा बायनोमियल थ्योरम है ही, द्विपद प्रमेय, मैथ्स का राजा। क्लियर है, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्रमचय के अगले कॉन्सेप्ट में। थैंक यू।